Mia Saab and my family friends, and especially my teacher of the teacher, Professor Sosa, Professor Sosa, Professor Isa. After that extraordinary address by Zahir Bhai, अब आई एम थिंकिंग कि मैं आगे क्या बात करूं, तो एक मैं जरा थॉट प्रोवोकिंग मैसेज आप लोगों को दे दूं. Judicial use of antibiotics is very important for all of us. In 2050, it is expected that 10 million people die only because of antibiotic resistance. So हम सबको इसको बड़ा seriously लेना चाहिए. The topic is very important for us today, जिसमें हम बात कर रहे हैं. And my name is Professor Irfan Malik. I recently joined University of Lahore. Before that, I was working as associate professor in Lahore General Hospital. So COPD and COPD is very important. सुबह सुबह जो लोग लाहौर से बाहर आए हैं उनको अंदाजा हो चुका होगा कि जो COPD है उसका ताल्लुक स्मोकिंग के अलावा एक और वेदर से भी है. दैट इज स्मोक. स्मोक जो है वो लाहौर का 5वां सीजन है. तो हम आगे देखते हैं कि स्मोक हमारे लंग्स पे कैसे इफेक्ट करती है, कि COPD का रिस्क फैक्टर है भी या ऐसे ही है. सो व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टॉक टू यू पीपल, इट विल बी फ्रॉम दिस गाइडलाइन 2023 COPD गाइडलाइन. एंड इट्स अ ओल्ड डिजीज, नॉट अ न्यू वन. अगर हम लिटरेचर देखें तो 2053 में डॉक्टर जॉर्ज बर्गट ने स्मोकर्स रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से एक डिजीज अपने जर्नल में लिखी. If you ask me about the global impact of the disease, look at the statistics. It's the third leading cause of death worldwide. अगर हम डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज कौन सी लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है? ज़हीर भाई को हमसे बेहतर पता होगा डायबिटीज पे सबसे ज्यादा लेक्चर है. क्यों थे? आई थिंक 6-7. आई थिंक आई नॉट एम आई राइट. तो COPD जो है ये अगर आप देखें तो ये third leading cause of worldwide, and this is very important for us to understand. And it is going to rise in the future. Patient fight for air. 65 million people usually die because of the COPD. इसका एक और impact भी है on our economy. $2.1 trillion we spend while treating COPD. ये बाहर के ममालिक के लिए बहुत important है, हम इस पे इतना फोकस नहीं करते. What is the definition of COPD? अभी सर अशरफ जमाल साहब ने एस्थमा की बात की, तो एस्थमा एंड COPD इन रिसेंट पास्ट ईयर इनका जो डिफरेंस है वो बड़ा नैरो होता जा रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ COPD? हल्की फुल्का सा अगर आप लोग मुझे बता दें. क्या हमने अभी एस्थमा की बात की तो हमने कहा एस्थमा इज अ हीटेरोजेनस डिसऑर्डर. एग्री? सबने ये बात सुनी. तो COPD इज वो रिवर्सिबल भी है. ठीक है, तो COPD हीटेरोजेनस है या होमोजेनस है या नॉन हीटेरोजेनस या सिमिलर? सो COPD इज अ हीटेरोजेनस डिसऑर्डर. फिर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ये जो डेफिनेशन है 2023 की, दिस इज वेरी इजी टू मेमोराइज और इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल डेफिनेशन. COPD इवॉल्व इन फ्रंट ऑफ अस. जो पहली गाइडलाइन गोल्ड ने दी वो 2006 में दी थी और दिस इज 2023 गाइडलाइन. So this is a heterogeneous disorder. It is characterized by chronic respiratory symptoms, that is shortness of breath, cough, sputum production and exacerbation. Okay? Which is due to abnormality of airway. तो airway की abnormality कैसे present करेगी? With bronchitis and bronchitis and abnormality of alveoli which present like emphysema. Okay? That cause persistence and often progressive airflow limitation. So अगर हम इसको एस्थमा से डिफरेंशिएट करें तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की थी वो थी कि दैट इज रिवर्सिबल. ऐसे यूजुअली नॉट persistent and not progressive. So what are the risk factors for COPD? Sorry? Smoking. Okay. Anything else? Pollution and biomass fuel. Okay. So this was in the guideline जो हम काफी देर पढ़ते रहे. इसमें आप देखिए कि COPD, let me resume it. It has a genetical tendency to. So associated with the smoking, age and gender, more common in males.
लंग ग्रोथ डेवलपमेंट, इसका मतलब है जो बच्चे लो बेबी होते हैं उनमें ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फिर एक्सपोजर टू सिगरेट, ऑक्यूपेशन, इंडोर आउटडोर एलर्जन, लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, एस्थमा एंड ब्रोंकियल हाइपरएक्टिविटी व्हिच इज नेवर ट्रीटेड। अगर आप डेविसन का चैप्टर देखें तो उसमें लिखा होता था सीओपीडी में एक सर्कल में एम्फाइलीमा, एक में ब्रोंकाइटिस, एक में उसने एस्थमा लिखा होता था। एंड उसके बाद है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, वी ऑल नो अबाउट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एट द एंड देयर आर इन्फेक्शंस। इसको इस गाइडलाइन ने किसी और तरह लिखा है, मैं आगे बताऊंगा। आगे डस्ट एक्सपोजर देखें, कोल माइंस हो गया, एनिमल जो फॉर्मिंग है, क्रॉप फॉर्मिंग है, डीजल एग्जॉस्ट है। कितनी कितनी गाड़ियां हैं लाहौर में? कैन एनीबॉडी कैन गेस? स्मोक का मेन इनपुट कहां से आ रहा है? Recent study says 80% smoke is from the automobiles. This is very alarming for us. 70 to 80 लाख हमारे पास बाइक्स हैं रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहा। यूरो 2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन कर रहे हैं, डीजल अलग हमें नजर आता है। Yesterday at evening, night sorry, air quality index of Lahore was 418. So smoking is the single most important. ये हम पढ़ाते रहते हैं, लेकिन I partially disagree now, specifically in Lahore, कि only smoking is the risk factor. So chronic obstructive airway disease kill every person after 10 seconds. Look at the statistics, and the important symptoms are shortness of breath, sputum production, and chronic cough. So when we suspect COPD, इसका मतलब ये है कि patient should be usually at the age of 40 because till then significant exposure हो चुका होता है और उसके बाद patient में ये symptoms होना जरूरी है। कौन सी? shortness of breath, और वो shortness of breath क्या होगी? progressive होगी, ठीक है, and persistent होगी, cough होगी, may be there, intermittent, may be not be there, and then chronic sputum production, and most importantly उसके पास एक रिस्क फैक्टर जरूर होगा, कोई ना कोई, that may be indoor pollution, that may be outdoor pollution, that may be smoking, and then there may be family history of COPD. Okay, so we have a patient with who is at the age of 40 doing smoking, presented to us with a shortness of breath that is progressive, associated with chronic cough and sputum production. So we may think that patient is suffering from COPD. Chronic cough is the first symptom. जो स्मोकर होता है उसको क्रॉनिक कफ जब होती है तो वो कहते हैं कि ये तो ठीक है, मैं सिगरेट पीता हूँ तो उससे होती है और मेरे ये स्पीशीज को बाहर निकालती है, दैट पेशेंट टेक इट लाइट कि स्मोकर जो कफ है इससे कुछ नहीं प्रॉब्लम होती। लेकिन ये सिम्टम्स वो इग्नोर करते हैं, दे प्रेजेंट टू अस व्हेन देयर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। डॉक्टर साहब मुझे सांस फूल रहा है, पिछले साल कम था, इस साल बढ़ गया और बढ़ता ही जा रहा है। और स्पुटम प्रोडक्शन यूजुअली इज देयर इफ देयर इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, लेकिन अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मीन 3 months sputum production in 2 consecutive years, अगर ऐसा है तो फिर वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। लेकिन अगर ज्यादा स्पुटम प्रोडक्शन हो रही है काफी अमाउंट की, उसमें मंथ्स की वेरिएबिलिटी नहीं है तो ब्रोंकाइटिस शुड बी रूल्ड आउट। Wheeze may or may not be there. This is not a normal feature of COPD. And then they are constitutional symptoms. जब हम पढ़ा करते थे तो जो definition थी, this is a preventable and treatable disease with some pulmonary and extrapulmonary manifestation. अब हम इसको कहते हैं कि ये comorbidity additional feature है। अगर किसी COPD पेशेंट का weight loss हो रहा है, पेशेंट को एनोरेक्सिया है, तो दिस मीन कि COPD की जो severity है वो बहुत ज्यादा है। So अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ जाता है जिसमें सिम्टम्स हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है जो प्रोग्रेसिव है, स्पुटम प्रोडक्शन है, कफ है, रिस्क फैक्टर है, तो हम किस टेस्ट की तरफ जाते हैं? Spirometry. So spirometry is available in every government hospital and private hospital, usually free of cost. So एक spirometry आपके लिए mandatory है। Spirometry जब आप करवाते हैं तो you focus on obstructive airway disease by doing reversibility FEV1 FVC less than 70. So यहाँ तक आप उसको define कर लेते हैं कि you are dealing with a patient जो कि partially reversible। I can vote for X-ray test, not mandatory in every COPD patient। एडवांस पड़े तो सीटी करवाया जाता है, यस 2 डोज सीटी करवाते हैं टू लुक फॉर एम्फाइलीमा। हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस नहीं है। डीएलसीओ वेरी एडवांस्ड है, अनफॉर्चुनेटली अवेलेबिलिटी बड़ी लो है। एबीजीज हम करवाते हैं पेशेंट में जिनमें सैचुरेशन 92 से कम हो या FEV1 35 से कम हो। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हम कब सस्पेक्ट करते हैं? व्हेन एज इज लेस देन 40,
with minimum 10-year history of smoking and bilateral bibasilar bullous. Very important. Very rarely you come across such patient. So इसका मतलब है कि when I suspect जब एक patient में this factor होगा with these cardinal feature तो I will go for the spirometry. अब पेशेंट मेरे पास आ गया, आई वांट टू असेस द स्वेलिटी ऑफ द पेशेंट. पहले मैं देखूंगा पेशेंट का करंट स्टेटस क्या है, उसकी सिम्पटम कंट्रोल कैसी है, फिर उसकी स्वेलिटी देखेंगे, एक्सेसरबेशन देखेंगे, कोमॉर्बिड देखेंगे, सारा पैकेज देख के हम ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करें. सो जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो हम एमएमआरसी, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, एमएमआरसी, रेस्ट को बोल जाए मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च डिस्नी स्केल, हम पेशेंट का ये कैलकुलेट करें. ये बड़ा इजी टू मेमोराइज. हम किसी से पूछते हैं कि आपको सांस कब होता है, कहते हैं मुझे सांस चढ़ता है जब मैं थोड़ी स्ट्रेनस एक्सरसाइज करता हूँ, या मुझे सांस चढ़ता है जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, या आई गेट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ जब मैं अपने जो मेरे पार्टनर्स हैं उनके साथ वॉक कर रहा हूँ तो मुझे स्लो चलना पड़ता है. आई गेट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ जब मैं 100 मीटर ट्रेवल करता हूँ, या मैं इतना शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाता हूँ कि मैं क्लोजिंग भी नहीं कर सकता. तो आप इससे पेशेंट को क्लासीफाई करते हैं फ्रॉम 0 to 4. रेस्ट मैंने सिर्फ दिखाने के लिए बताया, फॉरगेट इट, दिस इज वेरी लेंथी, वेरी डिफिकल्ट टू फिल, और हम सिर्फ एमएमआरसी पे फोकस करें. हमने एमएमआरसी कर लिया पेशेंट का, हमने पता लगा लिया कि पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हमने स्पायरोमेट्री की, रिवर्सिबिलिटी नहीं आई इस पेशेंट में, तो हमने इसको क्लासीफाई किया कि FEV1 कितनी है, 80 से कम है, 50 से 80 के दरमियान है, 50 से कम है या 30 से कम है, तो हम उसको क्लासीफाई करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जब हम बात करते हैं एक्सेसरबेशन की तो याद रखें कि एक्सेसरबेशन प्रिवेंशन इज द की टू सम एक्सटेंट इन एस्थमा एंड मोर इन पेशेंट विद COPD. तो एक्सेसरबेशन कैसे डिफाइन की जाती है कि अगर FEV1 किसी पेशेंट की कम है 50 से और उसको 2 एक्सेसरबेशन हो गई है, अगर 1 लीडिंग टू हॉस्पिटलाइजेशन है या 2 in 1 ये तो हम कहते हैं ये पेशेंट जो है ये एक्सेसरबेटर. स्पायरोमेट्री जब हम करते हैं तो हमें इस किस्म की एक लूप नजर आता है, उसमें हम अगर हम देखें तो FEV1 और FVC रिड्यूस हुई होती है, वो कैलकुलेट दिस इज स्पायरोमेट्री के खिलाफ. अब हमने पेशेंट की सिम्टम कैसे जज की थी, सिम्टम को किस स्कोर से डिफाइन किया था, एमएमआरसी से. तो एमएमआरसी से हमने उसको डिफाइन किया कि अगर उसका एमएमआरसी 0 to 1 है तो वो राइट साइड पे आएगा आपके, या आप लोगों का राइट साइड पड़ेगा, और अगर 1 more than 2 है तो वो लेफ्ट साइड पे है. फिर हमने इसकी एक्सेसरबेशन क्लासिफाई की. इफ अ पेशेंट हैव 1 एक्सेसरबेशन बट नॉट हॉस्पिटलाइजेशन तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे. ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लें इसी से ट्रीटमेंट बन गया. और अगर 1 से ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन है या 2 हॉस्पिटलाइजेशन इन द ईयर है तो हम उसको इधर प्लॉट कर देंगे ग्राफ. ठीक है, इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा. अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने A and B लिख दिया. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पेशेंट A जो है और B में डिफरेंस क्या होगा, पेशेंट B विल बी मोर शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, एग्रीड, एंड पेशेंट A विल बी लेस शॉर्ट ऑफ ब्रेथ. रिसेंटली 2023 में, इससे पहले COD होता था, उन्होंने उसको निकाल के E ऐड कर दिया. E मीन एक्सेसरबेशन. तो इसका मतलब है जो ऊपर वाला पेशेंट है E, that patient is prone to develop more exacerbation than shortness of breath. तो अगर मैं यहाँ तक पढ़ूँ स्टेबल को तो मुझे लगता है कि पेशेंट 2 तरह के मुझे मिलेंगे. 1 the patient with shortness of breath and second the patient with exacerbation. Is it clear? चलिए. But is toxicology? This is recent update. So हम पढ़े थे risk factor. तो गोल्ड 2023 ने कहा कि दिस इज टैक्सोनॉमी ऑफ पेशेंट. टैक्सोनॉमी का मतलब है इटियोलॉजी की अकॉर्डिंगली हमने COPD को डिफाइन कर दिया. ये ओपन एंडेड है, इस पे हमने रिसेंट न्यू रिसर्च कर सकते हैं. देखिए जी, लुक एट दिस टैक्सोनॉमी. COPD G दैट मीन जेनेटिक, कौन सी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी. ओके, COPD विद abnormal lung development, developmental COPD, गायनी में मोर कॉमन है, प्रीमेच्योर बेबीज. COPD इन्वायरमेंटल COPD जिसको हम कहते हैं. आई वाज टेलिंग यू पीपल कि स्मोकिंग ज्यादा बड़ा कल्प्रिट है कि स्मोक, वी हैव टू थिंक अपॉन दिस. तो इन्वायरमेंटल COPD एंड इफ COPD इज बिकॉज ऑफ स्मोकिंग हम इसको लेबल करते हैं COPD C. इफ COPD फॉर ऑल लाहौरी, फैसलाबादी, कराची पीपल, if they have biomass exposure, pollution exposure, they may develop COPD P. Without smoking.
अगर हम अपनी प्रैक्टिस की बात करें तो इन रिसेंट पास्ट वी कम अक्रॉस द पेशेंट यंग चिल्ड्रन जो स्मोक भी नहीं कर रहे, जिनकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है ऑब्स्ट्रक्टिव वेवर डिजीज की, लेकिन दे आर डेवलपिंग टिपिकल ऑब्स्ट्रक्टिव वेवर डिजीज। सीओपीडी ड्यू टू इन्फेक्शन कैसा है? और सीओपीडी आई कहते हैं इसको। अब हमारे यहाँ क्या कॉमन है? ट्यूबरकुलोसिस। सो ट्यूबरकुलोसिस भी कॉमन है, स्मोक भी कॉमन है, तो सीओपीडी क्या अनकॉमन होगा? Then there is a new entity. We come across some patient जिनमें COPD भी है और एस्थमा भी है, इसको कहते हैं COPD A. At that we may fail find to any etiology, तो हम लेबल कर देंगे COPD U unknown. So this is a new taxonomy जो कि इस साल में इवॉल्व। हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि we want कि पेशेंट की सिम्टम्स बेहतर हो जाए, पेशेंट की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बेहतर हो जाए। We want कि कोई एक्सेसरबेशन ना हो, क्योंकि जितनी एक्सेसरबेशन होगी उतनी प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज ज्यादा होगी, उतनी रिवर्सिबिलिटी के एलिमेंट कम हो जाएंगे। ये हमारे मेन गोल है इन मैनेजमेंट। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पेशेंट की टोबैको सेसेशन करते हैं, या कोई रिस्क फैक्टर है तो उसको अवॉइड करते हैं। तो फिर हम लोरियों को क्या करना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया पेशेंट को कि उसको कहा वो फिजिकली एक्टिव हो जाए एंड वो वैक्सीनेशन करवाए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई जहीर भाई। अभी तक वैक्सीनेशन हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन 2 वैक्सीनेशन तो अवेलेबल हैं, जिसको हम फ्लू की बात करते हैं, नमूनिया की आजकल अवेलेबल है, फिर शॉर्ट हो गई थी। लेकिन लुक एट दिस पैनल। गोल्ड कहती है कि इन एवरी सीओपीडी पेशेंट आफ्टर नमूनिया, इन्फ्लुएंजा, कोविड, पर्टूसिस, टेटनस, डिप्थीरिया, शिंगल्स, ये वैक्सीनेशन मैंडेटरी की है इफ एज इज अबव 60। एंड दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। हम अभी तक नमूनिया और फ्लू को भी नहीं वैक्सीनेट कर पा रहे, तो ये सो हमारे पास पेशेंट आया विद रिस्क फैक्टर, और उस पेशेंट को हमने जब असेस किया स्पायरोमेट्री से, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन थी। फिर पेशेंट को हमने क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू A, B एंड E, एंड नो वी वांट टू ट्रीट द पेशेंट। सो A, B एंड E, ये 3 चीजें हमें याद होनी चाहिए। मैं जरा क्विकली जाता हूं। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज ब्रोंकोडायलेटर। इन एस्थमा मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज स्टीरॉइड। सो डिफरेंस आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, लेकिन यहां भी स्टीरॉइड का रोल है इन पेशेंट्स में। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू ऑल पीपल। क्या करेंगे हम पेशेंट सीओपीडी का कि उसमें हम एक टेस्ट करवाएंगे सीबीसी विद इओसिनोफिल काउंट। अगर इस पेशेंट का इओसिनोफिल काउंट 300 से ज्यादा है तो हम उसको इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या ये पेशेंट की लास्ट ईयर की हिस्ट्री है कि ये 2 दफा एक्सेसरबेट किया और इसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, या पेशेंट की हिस्ट्री है कि उसके साथ उसको एस्थमा है। सो याद रखें कि जब भी सीओपीडी का पेशेंट आएगा, एक टेस्ट मैंडेटरी है आपका, वो क्या है? सीबीसी विद इओसिनोफिल काउंट, नॉट कॉस्टली टेस्ट। आपने उसको देखा कि वो 300 से ज्यादा है, तो आप क्या देंगे? आईसीएस, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। या पेशेंट को एस्थमा है, या पेशेंट बार बार एक्सेसरबेट कर रहा है, तो ये 3 स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। इसे नीचे है फेवरेबल डोज। अगर एक पेशेंट को एक एक्सेसरबेशन हुई है मॉडरेट, या उसकी जो इओसिनोफिल काउंट है वो 300 से 100 के दरमियान है, तो हम इस पेशेंट को आईसीएस कर सकते हैं। ठीक है, इस पेशेंट के बारे में मेरी राय ये होगी कि इसको ट्रायल किया जाए। ट्रायल देके इओसिनोफिल बेस्ड पेन मैनेजमेंट प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। दिस इज माय रिकमेंडेशन। गाइडलाइन इज ओपन, यहाँ पे उसने कोई क्लोज नहीं किया चैप्टर को। अगेंस्ट द यूज हम किन पेशेंट में नहीं दे सकते जिनमें रिपीटेड नमूनिया अटैक हो रहे हो। वो पेशेंट जिनका इओसिनोफिल काउंट 100 से कम हो या माइकोबैक्टीरियम हो, तो यहाँ पे आई एम कंफ्यूज्ड बिकॉज वी आर लिविंग इन टीबी एंडेमिक एरिया। सो बट वी शुड रिमेंबर कि पेशेंट जो कि एक्सेसरबेट बहुत कर रहा हो, पेशेंट जिसमें इओसिनोफिल काउंट 300 से ज्यादा हो, या जो पेशेंट जिसमें एस्थमा हो, मैंने उसको आईसीएस देना। सिंपल मैनेजमेंट प्लान। ए पेशेंट को क्या देना है? सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर। बी पेशेंट को हमने लाबा और लामा कंबाइन कर लेना है। ई पेशेंट जो एक्सेसरबेट कर रहा था, उसको भी हमने बताया कि हम उस पेशेंट का क्या करवाएंगे? इओसिनोफिल के काउंट, वेरी गुड। उस बेस पे हम लाबा और लामा के साथ एक ही ऐड कर सकते हैं, दैट इज आईसीएस। सो लाबा स्टैंड फॉर लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, LAMA stand for long acting antimuscarinic, and ICS stand for inhaled corticosteroid. That is the whole management of COPD.
सो आप सीओपीडी को एक टेस्ट आप जो है उसके लिए डिपेंडेंट होंगे हैं फॉर स्पायरोमेट्री को आप किसी भी गवर्नमेंट सेटअप से करवाने के बाद रेस्ट ट्रीटमेंट में कोई मेजर मॉडिफिकेशन नहीं है. यू कैन गो फॉर द वैक्सीनेशन, यू कैन एडवाइज द पेशेंट टू स्टॉप स्मोकिंग एंड देन यू कैन मैनेज दिस पेशेंट टू सम एक्सटेंट एट योर फैमिली लेवल. दिस इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू. सो अब आगे हम बात करते हैं गोइंग टू पॉइंट आउट कि हमने कहा था हम दो पेशेंट लेबल कर रहे हैं, एक में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज्यादा है और एक पेशेंट में एक्सेसरेशन बहुत ज्यादा है. तो जो पिछला टेबल है ये उसकी इलैबोरेशन है. अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज्यादा है तो या लावा दें और लावा दे दें, नहीं प्रूव कर रहा तो कंबाइन कर दें क्योंकि हमें ब्रोंकोडाइलेटेशन करनी है. बट ऑलवेज कंसीडर स्विचिंग ऑफ इनहेलर डिवाइस वेरी इंपॉर्टेंटली. एक बुजुर्ग है आप उसको डीपीए देते हैं, डीपीए का आपका मेथड क्या है कि सांस को बाहर निकाला, जब कैप्सूल आपने अंडर किया उसके बाद मुंह से लगाया, आपने इनहेल किया. अगर उसका इंस्पिरेटरी फ्लो ही नहीं है तो वो कहाँ लगेगा? बैक ऑफ थ्रोट में. तो स्विच कर दें, आप उसको एमडीए पे स्विच कर दें. अब आ जाते हैं पेशेंट जो एक्सेसरबेट कर रहा है. हमने पहले बताया कि जो एक्सेसरबेट कर रहा है उसमें हमने ईओसिनोफिल काउंट करवाने और आईसीएस ऐड कर दें. एंड देन देयर इज अनदर थिंग, इफ यू पीपल विल आस्क देन आई कैन आंसर द क्वेश्चन कि हम उसको रफ्यूलास्ट भी दे सकते हैं एक्सेसरबेशन को. वी हैव ट्राइड इट बट फेल्ड बिकॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस एंड अजिथ्रोमाइसिन. सो पेशेंट जब भी आएगा सिम्टम असेस करेंगे और देखेंगे उसका कंट्रोल कैसा है, टेक्निक कैसी है, या हम डिजीज ट्रीटमेंट को एस्केलेट करेंगे या डी एस्केलेट करेंगे. एंटीटेसिव का कोई रोल नहीं है. रिहैबिलिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट. अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो रिहैबिलिटेशन इन सेंटर इन पाकिस्तान अप टिल नाउ. देयर आर सम सर्जिकल ट्रीटमेंट टू अवेलेबल. हम पेशेंट के बुलर्स को रिमूव कर देते हैं, मन पे बॉल डाल देते हैं. And these patients are not simple pulmonary cases. They accompanied by multiple systemic diseases with them. और उसमें उसकी वजह क्या होती है? इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 होता है. पेशेंट आर प्रोन टू डायबिटीज, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, डिप्रेशन, ऑस्टियोपोरोसिस एंड लुक एट द डिजीज. ये सिर्फ लंग्स डिजीज नहीं रहेगी, ये मेटाबॉलिक डिजीज रहेगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग.